दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम लोग 15 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, तो आपका अभी शुभ दिवस हुआ है और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। देखिए याद रखिएगा कि प्रश्न पढ़ने के साथ साथ यानी इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको दो काम और करना है। एक काम करना है कि आपको डिटेल में जो पढ़ना है वीडियो के साथ तो पढ़ना है, या साथ में आपको टेस्ट भी देना है, क्योंकि बिना टेस्ट के आप अपनी एक्यूरेसी लेवल नहीं पता कर सकते। ठीक है, जब आप टेस्ट दोगे तो पता चलेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, हाँ आज के सवाल को पढ़ने के बाद आज टेस्ट मत दीजिए। जैसे आपको क्या लगता है कि जैसे 14 तारीख का आज 15 तारीख है, तो आज 15 तारीख का वीडियो देखा, अगर आप आज का टेस्ट आज ही देंगे तब तो सब सही कर दोगे। हाँ, आज का टेस्ट आपको आज नहीं देना है, आप हमेशा एक दिन पिछला टेस्ट दो जाकर के। ठीक है, एक दिन पिछला यानी 14 तारीख को जो कुछ आपको पढ़ाया गया था आप उसका जाकर के टेस्ट दो। ठीक है, और आज 15 आज का वीडियो देखो, आज वाला टेस्ट आप कल देना, ताकि पता चलेगा ना जो कल हमने पढ़ा वो हमारे दिमाग में है या मैं भूल गया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। बाकी जिनको पीडीएफ की जरूरत है वो पीडीएफ भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में CSIR ने किसके साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन सेल से देश की पहली प्रोटोटाइप कार चलाने का सफल परीक्षण किया। दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि इसमें डीजल वाली गाड़ियां पूरी तरीके से बंद कर दी गई, आगे पेट्रोल गाड़ियां आ रही हैं, फिर धीरे धीरे सीएनजी जो गाड़ियां आ रही थी उनको बढ़ाया जा रहा है, और अब एक नया युग शुरू होने वाला, एक नया दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार का पूरा मोटो है कि 2025 से मार्केट में ऑन रोड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्यों इस तरफ बढ़ा जा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है, और उसको रोकने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए अब हमें शिफ्ट होने की जरूरत है। ठीक है, और इस श्रृंखला में अब देखिए, क्योंकि अगर हम डीजल और पेट्रोल का अल्टरनेट देखें तो वहां पर हमारे पास सीएनजी भी हमारे पास अल्टरनेट है, या फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी अल्टरनेट हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा बेहतरीन है क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन ईंधन पर काम करें, ठीक है, और उसको बना लें तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जहां से हाइड्रोजन ईंधन होता है दोस्तों वहां पर प्रदूषण नगण्य होता है, नाम मात्र के बराबर होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे देश तो हाइड्रोजन ट्रेन भी चला रहे हैं। हमारे यहां प्रोटोटाइप कार का सफल परीक्षण किया गया, और यह परीक्षण किस कंपनी ने किया है? जैसे लिख रहा है महिंद्रा टेक ने किया, टेस्ला टेक्नोलॉजी ने किया, रोल्स रॉयस टेक्नोलॉजी ने किया, या केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने किया। कौन सी कंपनी ने किया? तो याद रखेगा दोस्तों, इसका परीक्षण किया है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। किसने किया है? केपीआईटी टेक्नोलॉजी। ये जो कंपनी है ये पहली बार, अभी भारत में पहली बार इस तरह की प्रोटोटाइप कार चलाई जा रही है जो हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी किसके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? तो CSIR के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केपीआईटी टेक्नोलॉजी, इन दोनों लोगों ने मिलकर के हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली देश की पहली प्रोटोटाइप कार का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये काफी बड़ी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा है हाल ही में किसे 2020 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार? ठीक है, ये रामानुजन पुरस्कार किसको प्रोवाइड किया गया? रामानुजन, देखिए गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के महान गणितज्ञ के रूप में आप रामानुजन को जानते होंगे, रामानुजन। ठीक है, अब दोस्तों जो भी टीचर अधिकतम 32 वर्ष, ठीक है, 32 वर्ष यहां पर अधिकतम है, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा 32 वर्ष, ठीक है, इससे कम उम्र के जो लोग होते हैं जो टीचिंग फील्ड में होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है उनके स्केल पर। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, इस बार यह अवार्ड किसको दिया गया है? अक्षय वेंकटेश, साई एवरा, सुजाता रामदोरई या फिर मंजुल भार्गव। बड़ा इंपॉर्टेंट है, रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखें नाम इनका साई एवरा। क्या नाम है? साई एवरा को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये साई एवरा है कौन? तो याद रखें प्रिंसटन विश्वविद्यालय, ये यूएस में है। तो अगर यूएस के साई एवरा को 2020 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कॉम्बिनेटोरियल और ज्यामिति टोपोलॉजी में उच्च आयामी विस्तारकों और 3D एकात्मक समूहों के लिए गोल्डन गेट्स पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। याद रखें गणित में 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो इसको आप याद रखेगा। और कौन सी संस्था है जो इस पुरस्कार को देती है? तो याद रखेगा उस संस्था का नाम है कुंभकोणम। ठीक है, कुंभकोणम में इस शास्त्र विश्वविद्यालय के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, शास्त्र विश्वविद्यालय का नाम है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन
मिशन ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ मिलकर स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा दिया है? स्कूलों में नवाचार, नवाचार मतलब इनोवेटिव या इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ काम करना शुरू किया है? लिख रहा है टीसीएस कंपनी है, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, या फिर वो विप्रो है, या फिर वो क्या है सीजीआई इंडिया है, या फिर वो इंफोसिस कंपनी। वो कौन सी कंपनी है जो नीति आयोग के साथ अटल इनोवेशन मिशन पर काम करे? तो वह है सीजीआई इंडिया। क्या नाम है? सीजीआई इंडिया वो कंपनी है जो इस इनोवेशन पे काम कर रही है। देखिए लिख रहा है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ठीक है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर करके वैश्विक आईटी परामर्श कंपनी जिसका नाम है सीजीआई इंडिया का साथ एक सहयोग लिया है। और यहां पर याद रखिए, अच्छा काम क्या होगा दोस्तों? तो लिख रहा है कि अटल टिकरिंग लैब स्कूलों से सफल और अभिनव कार्यबल बनाने के लिए भी इसको बढ़ावा देना इसका कार्य। अच्छा मैं आपको अपनी भाषा में बता दूं दोस्तों, सिंपली क्या होता है, यहां पर इनोवेशन की बात की गई। अब आप अपने मन से समझो कि स्कूलों में इनोवेशन लाने के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा, ठीक है, इनोवेटिव चीजों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज होगा, यहां पे ढेर सारे कोच होंगे काम करने के लिए, मेंटर होंगे जो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सिंपल शब्दों में याद रखें, देखिए करंट अफेयर में सूचनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन सभी सूचनाएं आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको क्या जानना है कि कोई चीज क्यों और किसके द्वारा लाई जा रही, केवल इतनी बात, एकदम फैक्ट पकड़ना। एक चीज और यहां पे आप ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूं अटल इनोवेशन मिशन की, तो ये 2016 में इसको मंजूरी दिया गया था, 24 फरवरी 2016 में, और नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसको नीति आयोग के द्वारा गठित किया गया था और इसके द्वारा प्रमुख पहल के रूप में चलाया गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश चुनाव हार गया है? देखिए इसमें बहुत सारे देशों ने चुनाव लड़ा, लेकिन संजोग ऐसा था कि हारा कौन? तो लिख रहा है पाकिस्तान, नेपाल, चीन या सऊदी अरबिया, ठीक है। कौन है जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो चुनाव था वो हार गया, ठीक है? तो उस देश का नाम है सऊदी अरबिया, ठीक है। हालांकि हारना किसी और को चाहिए था, बट यहां पर सऊदी अरबिया हार गया है। बाकी चीन, नेपाल और पाकिस्तान, इन सभी ने चुनाव को जीता है। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने चुनाव जीता है, ठीक है। अच्छा ये था क्या? तो लिख रहा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 15 रिक्तियों को भरने के लिए 13 अक्टूबर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इसका आयोजन किया गया और चुनाव हुआ। उस चुनाव में याद रखेगा चीन, रूस, पाकिस्तान, नेपाल और क्यूबा, ये सभी ऐसे देश थे जिन्होंने चुनाव में जीत हासिल किया। फ्रांस और ब्रिटेन को तो जो है यहाँ पर निर्विरोध रूप से चुना गया, ठीक है। बाकी इसमें और भी देश हैं, लेकिन सऊदी अरबिया की हार हुई है, ठीक है। सऊदी अरबिया उसमें हार गया। बाकी और भी हैं, जैसे बोल्विया है, आइवरी कोस्ट है, मलावी है, मैक्सिको है, सेनेगल है, यूक्रेन है, ये सभी जीते हुए देश हैं। लेकिन बाकी के देश जो हैं वो ये जो सऊदी अरबिया है ये हार गया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2020 के समारोह में किस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बार जो ई कचरा दिवस मनाया जा रहा है इसमें किसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा? लिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ध्यान देंगे, या पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देंगे, या कोविड-19 पर, या फिर शिक्षा पर। अच्छा मुद्दा किस बात का? मुद्दा है ई कचरा का, ठीक है। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा मतलब सीधे क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसी से संबंधित होगा। यहां तो बाकी की बातें बहानेबाजी के रूप में दे रहा है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ठीक है। इस बार जो विशेष ध्यान होगा वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के होगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो ई कचरा है उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो देखिए लिख रहा है यहां पर कि अंतरराष्ट्रीय ई अपशिष्ट दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और 14 अक्टूबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। जिसको भी याद रखेगा, कभी कभी आपसे डेट भी पूछ देता है और याद रखिए। अच्छा एक चीज और दोस्तों, यहां पे एक थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, हर साल दोस्तों अलग अलग चीजों के ऊपर यह काम करता है, लेकिन इस बार दोस्तों थोड़ा सा मुझे डाउट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक और चीज़ दे रहा है कि शिक्षा के विषय पर भी इसको केंद्रित किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि ई वेस्ट में जो रिपोर्ट तैयार किया गया वो स्पेशली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर तैयार किया गया, ठीक है। तो एक बार आप इसको रीचेक कर लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक जो है
दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी ऑप्शन और शिक्षा का भी ऑप्शन कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे में एक बार आप रीचेक जरूर करिएगा, मेरे कहने से रीचेक कर लीजिएगा। हालांकि ऐसे इश्यूज होते नहीं है, बट अगर जनरली दिया है तो घबराने वाली कोई बात नहीं, एक बार आप भी रिसर्च करिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ताकि लोगों को सही चीजें पता चल सके। हो सकता है वहां पे ऐसा ऑप्शन देना चाहिए कि ऑप्शन 1 और 4 दोनों सही है, ठीक है, ताकि सही हो जाता, या फिर कोई एक है। मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही होना चाहिए, शिक्षा पर केंद्रित होने की कोई बात यहां पर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग के अनुसार 2019 में कुल 53.6 मिलियन मीट्रिक टन जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन किया गया था, जिसमें भारत, अमेरिका, चीन ने मिलकर दुनिया भर में जितना कचरा उत्पन्न हुआ उसका 38% अकेले इन तीनों ने कर दिया। और वहीं अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो भारत में बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है, ई कचरे में कितना, तो 43% की बढ़ोतरी हुआ है, कोई कम नहीं है, ठीक है, लगभग आधा बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। बलात्कार के लिए मौत की सजा को सबसे बड़ी सजा बनाने के लिए कानून के मसौदे को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया? अभी लागू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ अनुमोदित हुआ है, ठीक है, अभी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना वहां पर बाकी। अभी तक उस देश में सबसे बड़ा जो सजा का प्रावधान था वो आजीवन कारावास था। पहली बार ऐसा हुआ है कि आजीवन कारावास के अलावा फांसी की सजा बलात्कारियों को दी जाएगी, ऐसा निर्णय लिया गया। लेकिन एक बात याद रखो दोस्तों, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि बलात्कारियों को फांसी देने से बलात्कार रुक जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, हालांकि आपके टॉपिक से हटकर बात है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारी जो न्याय व्यवस्था है, प्रेजेंट टाइम की जो न्याय व्यवस्था है, किसी को फांसी होता है तो बताइए कितने समय बाद होता है? देखिए, मजबूत कानून की आवश्यकता है, लेकिन उसके कहने का तात्पर्य नहीं कि नहीं फांसी। अगर फांसी हो, फांसी से ज्यादा जरूरी है तुरंत न्याय मिलना। बोलो जरूरी क्या है, फांसी जरूरी है या तुरंत न्याय? क्यों? फांसी होगा तो पता चला, अभी देखो निर्भया वाला केस था, कितना समय लग गया, कितना समय लग गया न्याय मिलने में। अगर पूरे विश्व में जिसका रिकॉर्ड है, भारत जैसा देश, मतलब इतना बढ़िया लोकतंत्र, और सोचो अमेरिका, रूस, हर देश भारत के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, जिसकी इतनी अच्छी पहचान हो, अगर उस देश में न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर हो कि एक एक चीज, मतलब जहां चीजें साफ तौर पे दिख रही हैं वहां पर भी अगर किसी को न्याय मिलने में इतना समय लगता है, तो पहले उस न्याय प्रणाली को सोचने समझने की जरूरत है कि थोड़ा वहां पे कुछ चेंज किया जाए, इस व्यवस्था को पहले तेज किया जाए, यानी कोई ऐसा नियम बनाया जाए। हर चीज का एक नियम होना चाहिए, हर चीज का एक नियम होना चाहिए। जैसे एक बच्चा जब पढ़ता है, जैसे आप अगर 9, 10, 11, 12 पढ़ते हो या फिर बीकॉम करते हैं, अगर या फिर आप जनरली क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपके लिए समय होता है कि भैया आपके पास 3 साल का समय, 3 साल में सारी चीजें सीखनी है। या आप हाई स्कूल इंटर करते हैं तो वहां पर एक समय बाउंड होता है। तो जब वहां पे समय बाउंड होता है तो फिर हमारी न्यायपालिका में समय बाउंड क्यों नहीं होता? वहां होना चाहिए, समय का बाउंडेशन होना चाहिए। अच्छा, वहां पे बात आ जाती है कि समय बाउंड होगा तो न्याय नहीं मिल पाएगा। नहीं, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था आप बनाइए, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बहुत सारी किताबें, इतनी सारी किताबें हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, हमको और ज्यादा समय चाहिए, तो क्या किया जाए, ग्रेजुएशन कोर्स को बढ़ा के 6 साल का कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान में देना है। तो न्याय जल्दी मिले, पहले ये बड़ी बात है। फांसी आ जाए वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि फांसी आके भी क्या करेगा, फांसी लग नहीं पाएगी। हाँ, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। जो चीजें हैं मैं फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो कह रहा कि बलात्कार के लिए ये कार्य जो दिया गया है, सजा का प्रावधान किया है, बांग्लादेश के द्वारा प्रावधान किया गया है, तो इसको जरा आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की कुल कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जारी किया गया? अच्छा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है मैं बता दूं दोस्तों, एक सिंपल सा इसके बारे में याद रखेगा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अगर किसी स्थान को मिलता है, इसका मतलब वो समुद्र के किनारे, पहली बात तो याद रखें समुद्र के किनारे, क्योंकि साफ तौर पर लिख रहा है कि समुद्री तटों को। तो ऐसे समुद्र तट ये होते हैं जहां पर स्वच्छता है, जहां पर बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था है, टूरिज्म की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, साफ पानी है, मतलब सब कुछ अच्छा होता है, उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है। और इस चीज को याद रखिएगा। तो इस बार 8 स्थानों को ब्लू फ्लैग जो है सर्टिफिकेट दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा 8, ठीक है। अच्छा, देता कौन है, यह भी बड़ी बात है, तो याद रखिए ये डेनमार्क स्थित एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, उसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है। तो कोई कार्य किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ये क्वेश्चन का मुद्दा आज से जरूर जुड़ा है, लेकिन इस आयोग की स्थापना अभी नहीं हुआ, ठीक है। इस आयोग की स्थापना वर्ष 2019 में किया गया था, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग पिछले वर्ष किया गया था ना, ठीक है, तो याद रखेगा। और इसमें 750 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसको जो स्टार्ट किया गया था। और यहां पर दोस्तों याद रखेगा, गायों के विकास और उनके संरक्षण के लिए काम करना यहां पर उद्देश्य रखा गया था। लिख रहा है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने 12 अक्टूबर 2020 को कामधेनु दीपावली अभियान नाम से देश में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दिवाली के मौसम के दौरान गोबर के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। उसके लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया, नाम है कामधेनु दीपावली अभियान, ठीक है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इमोमाली रहमान को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया? और यार मैं तो एक चीज सुन करके दंग रह गया, ये इमोमाली जो रहमान है, ठीक है, याद रखें दोस्तों, ये आज से नहीं, ये 1992 में बने थे और तब से लेकर अब तक इस पद पर काबिज है। बड़ा गजब की बात है, ठीक है। वो कौन सा देश है दोस्तों? तो तजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान नहीं है, तजाकिस्तान देश है, ठीक है, जहां पर राष्ट्रपति इमोमाली को एक बार फिर से इस पद पर चुन लिया गया। अब इनका कार्यकाल अब से 7 वर्ष का हो गया, ठीक है। बताओ, इतना लंबा समय ये लोग जो है गुजार दे रहे हैं, ठीक है, एक एक लोगों के साथ। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 15, 14, 12 और 13। तो यहाँ पर सही उत्तर है क्या? 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता देना है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।